नागपुर के संविधान चौक में पिछले 20 दिनों से इंडिया अगेंस्ट ईवीएम को लेकर बड़े पैमाने पर धरने आंदोलन चल रहा है। सीधे तौर पर ईवीएम को जो है किसी भी तरह हैक किया जा सकता है। पारदर्शी रूप से चुनाव जो है ईवीएम से नहीं हो सकते। इसी मत को लेकर साइंटिफिक रूप से भी प्रूफ करने की बात करते हैं। अधिवक्ता महोदया यहाँ हमारे साथ मौजूद है। क्या घाटे हैं ईवीएम के, और एक बेहद बड़ा जो एक चलन देश में शुरू करने की बात नागपुर से हो रही है। जी हाँ, 384 जो है कहीं ना कहीं सीमा है ईवीएम की, लेकिन नागपुर और रामटेक लोकसभा क्षेत्र में 400 उम्मीदवार उतारकर एक नई पहल कर ईवीएम की जगह बैलेट लाने की मांग इन आंदोलकों द्वारा की जा रही है। हम सीधे तौर पर समझेंगे। कामले मैम, क्या विषय है, पूरा मामला बताइए। जय भारत जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामले, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, यानी देश में बैलेट से ही चुनाव हो और फिर से बैलेट आए, इसके लिए हम लोग 2018 से कार्यरत है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम फोरम ये तमाम भारत के जो नागरिक है उनके ओर से आयोजित किया हुआ यह फोरम है, और हजारों के तादाद में हम लोगों ने न जाने कितने सारी सभाएं ली ईवीएम बैन के लिए। यही नहीं, यह अभियान हम लोग विदर्भ में और मुंबई तक लेके गए। बाद में कोरोना आया तो डोर टू डोर हम लोग इसका प्रचार कर रहे थे, और अभी जनता भी यह चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि हमारे वोट की चोरी हो रही है ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और आप सभी दुनिया को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है। धरती पे हम लोग चंद्रयान को कंट्रोल करते हैं, और जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई है खुद वह देश इस्तेमाल नहीं करता, बैलेट से चुनाव होता है। इतना ही नहीं, करीबन 200 जो देश है इस दुनिया में है, उसमें से सारे के सारे देश, सिर्फ गिने चुने 4 से 5 देश छोड़े तो पूरे देश बैलेट से ही चुनाव लेते हैं। तो हमारे चुनाव आयोग ने बैलेट से चुनाव लेने के लिए क्या दिक्कत है, और यह हमारा राइट टू वोट यानी फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसकी चोरी होती है तो ये जनता का अपमान है। यहाँ रोकना चाहूंगा मैम। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि यदि किसी भी तरह कोई हैक कर सकता है तो सामने आकर हैक कराए, तो क्यों नहीं ये संभव हो पाता? फिर देखो, जो चुनाव आयोग बोलता है और कहता है कि हम लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स है, एक्सपर्ट्स है, कि वो मशीन को हैक करके दिखाए, लेकिन वो इनविटेशन देते ही नहीं, न्योता देते नहीं। हम लोगों ने कितनी बार बोला, सिर्फ उनकी फॉर्मेलिटी बोलने की बात है, लेकिन असल में रियल फैक्ट यह है कि वह लोग नहीं बुलाते। ऐसे कितने ही एक्सपर्ट है खुद जो सीईओ रह चुके बराक ओबामा के, डॉक्टर माधव देशपांडे जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वो खुद बोल रहे कि ईवीएम मशीन मैनिपुलेट होते ही करके, और क्या चाहिए। और इतना ठीक है वो मैनिपुलेट होते हैं, हैक होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन देश की जनता जब बोल रही बैलेट चाहिए तो बैलेट से चुनाव क्यों नहीं। इसी तौर पे हम लोगों ने 17 फरवरी को देश की पहली सभा ली इस नागपुर के क्रांति भूमि में, जिसमें 50,000 से भी ऊपर लोगों ने शिरकत की। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता खुद हमारे डायस पे आके बोल रहे थे कि अभी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जो भी 99% अपोजिशन और छोटे मोटे जो विपक्ष है वो सभी लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल जो पक्ष है कि बैलेट से ही चुनाव हो। सिर्फ एक ही पक्ष नहीं चाहता जो रूलिंग पार्टी में है, वो चाहता है कि ईवीएम से चुनाव। अभी नागपुर और रामटेक लोकसभा चुनाव में आपने कहा है कि हम 400 प्रत्याशी उतारेंगे, इसमें कितना खर्च लगेगा और इनकी जो कागजी कार्रवाई है वो कैसे पूरी हो पाएगी? देखिए, हमने एक यहाँ पे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक वकीलों का एक बड़ा टीम हमने खड़ा किया है। और देखिए, आपको जैसे पेचीदगी पता है कि इलेक्शन के लिए जब हम नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद फिर कैंडिडेचर जो है वो फाइनल होता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से हम बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है बैलेट से चुनाव कराने के लिए। जस्टिस लोकुर का सिटीजन्स कमीशन का रिपोर्ट है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में सारे जो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स थे, और उस रिपोर्ट को बनाने वाले सिर्फ जस्टिस लोकुर नहीं थे, उसमें जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे वो भी थे, और ऐसे 8 लोगों की समिति थी। उस समिति ने एक रिपोर्ट बनाया, और उस रिपोर्ट में सारे तथ्यों के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ईवीएम को किसी भी तरीके से, बहुत आसान तरीके से हैक किया जा सकता है। उसके बावजूद भी अड़ियल रवैया जो है इलेक्शन कमीशन का, वो कम हो नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन की जो मुजोरी है वो कम नहीं हो रही है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने बैलेट से चुनाव लेना चाहिए,
या जो भी चुनाव हो वो बैलेट से हो। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 के, उसके अनुसार ये जो है ये प्राथमिक जो है प्रक्रिया है इलेक्शन कंडक्ट करने की। लगातार जो है समय समय पर ईवीएम में भी अपग्रेडेशन हुआ है, 1 2 3 इस तरह की है, तो अब क्या दिक्कत आपको लगती है सर? देखिए दिक्कत ये है कि ईवीएम कोई भी हो वो मशीन है और कोई भी मशीन जो है वो हैकिंग से फ्री नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में खुद बोला गया है कि अगर ईवीएम में टैंपरिंग होती है तो जो है इलेक्शन जो होंगे बैलेट से होंगे, ये कानून कहता है, ये हम लोग नहीं कहते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर ईवीएम का सोर्स कोड अगर पब्लिक जाता है तो ईवीएम हैक हो सकती है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कानून कह रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, पूरे दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं, जैसे कि दीदी ने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो M3 मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि M1 में सिर्फ एक बैलेट यूनिट ही जोड़ सकते थे, M2 में 4 बैलेट यूनिट जोड़ सकते थे। अभी M3 मशीन जो है, जो कर्नाटका इलेक्शन के वक्त जिसका उपयोग किया गया और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पे बेलने की है, जिसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के मनोनीत डायरेक्टर्स है जिस कंपनी के, और वो सोर्स कोड जो है वो बीजेपी के पास है। तो उस कंपनी ने अभी बड़े तादाद पे जो है M3 मशीन बनाई है, जिसमें एक साथ 24 बैलेट यूनिट जो है लगाए जा सकते हैं, यानी एक कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट लगाए जा सकते हैं। और एक जो बैलेट यूनिट होता है उसमें 16 उम्मीदवार होते हैं, तो 16 गुना अगर अपन 24 किए तो 384 उम्मीदवार होते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो धाराशिव के कलेक्टर थे और एक मुख्य जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने खुद ये कहा है कि अगर 384 के पार अगर आंकड़ा जाता है उम्मीदवारों का तो हमें बैलेट से ही चुनाव लेना पड़ेगा। तो हम लोग अभी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश विरोध में काम कर रहा है, वो देश और जनता के हितों को समझना नहीं चाहता, उनके मांगों को समझना नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। तो इस कारण हम लोगों ने फैसला लिया है और हमारे अभी हाल फिलहाल जो रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसी के साथ जो नागपुर का कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा का, उसके लिए हमारे उम्मीदवार तैयार हैं और हम पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र में और देश भर में ये मूवमेंट चलाने वाले कि अगर ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम लोग देश को बचाने के लिए काम करेंगे। हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जितना हो सके उतने ज्यादा उम्मीदवार उतारने। मैम, जिस तरह तकरीबन नॉमिनेशन की बात करें, डिपॉजिट की बात करें, तकरीबन 15,000 का खर्च एक कैंडिडेट को, एक प्रत्याशी को आता है। आपने 400 कैंडिडेट नागपुर और रामटेक से उतारने की बात की है, इस हिसाब से तकरीबन एक लोकसभा क्षेत्र के लिए 60 लाख रुपए का खर्च आएगा। कौन देगा? कोई फंडिंग कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। और खुद जनता आगे आएगी और देश को बचाने के लिए वो खुद ही पैसे का, हाँ, और जो है जनता ही इसमें से फंडिंग खड़ा करेगी और जनता ही उम्मीदवारों को खड़ा करेगी और खुद उम्मीदवार भी इसके लिए पैसे जो है इकट्ठा करेंगे और इतने नहीं, 7 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे हर कैंडिडेट को। तकरीबन 30 से 35 लाख फिर भी एक लोकसभा क्षेत्र में लगने हैं। अभी देश बचाने का मामला है तो इतना करना ही पड़ेगा। जब 11 कोटी वो जहाँ पे पब्लिक भी नहीं रहती, मोदी जी के सभा में आपने देखा, वो यवतमाल की सभा हुई है, 11 कोटी 11 करोड़ लोग 11 करोड़ वहाँ पे खर्चा किया है, वो हमारा पैसा है, जनता के टैक्स में से ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। तो देश बचाने के लिए हम तो खुद की कमाई दे ही सकते हैं ना। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरह से विरोध दर्शाया है और एक नया शिगुफा जो है नागपुर से अब पूरे देश में किस कदर किस रफ्तार से फैलेगा। एक लोकसभा क्षेत्र में यदि 400 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े होते हैं तो बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, चूंकि ईवीएम की क्षमता 384 तक ही सीमित है। अब देखना होगा इनकी मांग, इनका धरना और पूरे देश की जनता किस और करवट लेती है। कमल मिलन के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।